गैमेट स्टडी सेंटर आप सभी प्रतियोगियों का स्वागत करता है। हम लोग यूपी टीजीटी परीक्षा में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास में आए हुए प्रश्नों पर परिचर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने वर्ष 2003 के प्रश्नों पर एक क्लास कर ली है। आज उस पर दूसरी क्लास है और उस दूसरी क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 23 से लेकर के 43 तक पर परिचर्चा करेंगे। पूर्व की भांति हमारी परिचर्चा का उद्देश्य आप सबको विदित है, एथेंटिक प्रामाणिक उत्तर प्रदान करना तथा उन उत्तरों की परिचर्चा से उत्पन्न नए प्रश्नों पर विचार विमर्श करना, ताकि भविष्य में आपकी टीजीटी परीक्षा जो होने वाली है उसमें सफलता अवश्य मिले। तो आइए हम लोग जो है आज की क्लास प्रारंभ करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या है 23 है ना। वैदिक युग की सबसे प्राचीन संस्था कौन थी? प्रश्न है। नंबर 1 है परिषद, नंबर 2 है सभा, नंबर 3 है समिति, नंबर 4 है विदध। ये बात कब की हो रही है? वैदिक युग में संस्थाओं की बात हो रही है। तो सभा, परिषद, समिति, विदध सब थी, लेकिन पूछ रहा है सबसे प्राचीन की बात हो रही है, तो सबसे प्राचीन थी विदध। इसलिए कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर 4 सही है इसमें। आइए इसको देख लेते हैं कि वैदिक काल में कौन कौन सी संस्था थी, उनके कार्य क्या थे, उनमें कौन सम्मिलित होता था, किसमें महिलाएं सम्मिलित होती थी, किसमें नहीं होती थी। इन सब के बारे में जान लिया जाए, ताकि आगामी परीक्षा में जब यहाँ से प्रश्न आए उसको अवश्य सही कर लिया जाए। तो हम लोग चलते हैं विदध ना। यह आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी, यह हमारा प्रश्न था, जो सैनिक, असैनिक एवं धार्मिक कार्यों से संबद्ध थी। जो सैनिक भी काम करती थी, असैनिक काम और धार्मिक कार्य भी करती थी। इसमें पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी सक्रिय रूप से भाग लेती थी और ऋग्वेद में इसका उल्लेख जान रहे कितनी बार हुआ है? 125 बार हुआ है। और इससे बार बार उल्लेख से यह ऐसा प्रतीत होता है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था थी। तो विदध सबसे प्राचीनतम वैदिक कालीन संस्था, इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते थे, सैनिक असैनिक धार्मिक कार्य करती थी और इसका वर्णन ऋग्वेद में 122 बार हुआ है। चलिए आगे। दूसरी सभा ना। यह वृद्ध एवं अभिजात लोगों की संस्था थी। वृद्ध माने श्रेष्ठ, अभिजात माने संभ्रांत लोक संस्था थी। इस संस्था में भाग लेने वाले को सभेय, प्रश्न पूछेगा कि सभा में भाग लेने वाले को क्या कहा जाता था? सभेय कहा जाता था। तथा इसके सदस्य श्रेष्ठ जन होते थे, जिन्हें सुजात कहा जाता था। जो श्रेष्ठ जन इसमें भाग लेते थे उनको सुजात कहा जाता था। और ऋग्वेद में इसका उल्लेख 8 बार हुआ। कितनी बार? 8 टाइम हुआ है। प्रारंभ में स्त्रियां इसमें भाग लेती थी। जब भाग लेती थी स्त्रियां तो उन्हें क्या कहा जाता? सभावती। सभा में भाग लेने वाली स्त्रियों को सभावती कहा जाता था। किंतु उत्तर वैदिक काल में इनका भाग लेना बंद हो गया। इस संस्था का मुख्य कार्य न्याय करना था ना। क्या करना था? न्याय करना था। अथर्ववेद में इसको नरिष्ठा कहा गया है। किसको? सभा को। इसका मतलब होता है, इसका तात्पर्य है ऐसा संकल्प से तोड़ा ना जा सके। मतलब इसमें जो भी संकल्प लिया जाता है वह तोड़ा नहीं जाता। जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो तोड़े नहीं जाते हैं। आगे चलें। ऋग्वेद में सभा को पाप विमोचन करने वाले संस्था अर्थात किल्लवत अस्पद कहा गया है। किसको कहा गया है?
सभा को। ठीक, अब आइए समिति। समिति यह सर्वसाधारण की सभा थी। वह सभा क्या थी? वो श्रेष्ठ जन की थी ना, अभिजात वर्ग की थी। लेकिन समिति क्या थी? ये सर्वसाधारण की थी, जिसमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिवार के प्रमुख भाग ले सकते थे। वस्तुतः यह एक केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। इसके अध्यक्ष को ईशान, प्रश्न पूछेगा समिति के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? उत्तर क्या होगा? ईशान कहते हैं। समझ रहे हैं? ईशान कहा गया है। इस संस्था में स्त्रियां भाग नहीं लेती थीं। समझ गए? समिति में स्त्रियां भाग नहीं लेती थी। इस संस्था का मुख्य कार्य क्या था? राजा का निर्वाचन करना, राजा को पदच्युत करना, उस पर अंकुश रखना, प्रशासन उसकी मदद करना। यह सब कुछ जो है प्रशासन से संबंधित था। राजा की नियुक्ति, पदच्युत, सहयोग। समझ गए? ऋग्वेद में इसका उल्लेख कितनी बार हुआ है? 9 बार हुआ है। इसकी तुलना आधुनिक लोकसभा से की जाती है। प्रश्न बनेगा कि ऋग्वैदिक कालीन कौन सी संस्था थी जिसकी तुलना वर्तमान लोकसभा से की जाती है? तो उत्तर क्या होगा? समिति। ये उत्तर होगा, समिति होगा। चौथी है गण। यह जनसभा थी जिसमें उच्च कुल के लोग भाग लेते थे। इसके प्रमुख को गणपति कहा जाता था। गण के प्रमुख को गणपति। जितनी संस्थाएं पढ़ी गई सबके प्रमुख बता दिए गए हैं। एक प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाता है कि किसमें सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है? किस ग्रंथ में, किस वेद में? उत्तर क्या होगा? अथर्ववेद। अथर्ववेद में कहा गया है सभा और समिति हैं जो हैं वो किसकी हैं? प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। समझ गए? इस प्रश्न को हम लोगों ने बेहतर ढंग से जान लिया। आगे चलिए। भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय है? ना, विकल्प 1 है सांख्य, विकल्प 2 है अद्वैतवाद, 3 है मीमांसा, 4 है विशिष्टाद्वैत। अब ये कह रहे हैं कि देखिए हमारे यहाँ षड दर्शन है। षड माने 6 दर्शन है। षड दर्शन में देखिए पहला है सांख्य, दूसरा है योग, ठीक, उसके बाद है न्याय, न्याय के बाद वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ये 6 दर्शन हैं। और ये कहते हैं कि ये किस जो है भागवत धर्म का किससे संबंध है? देखिए भागवत धर्म का संबंध सांख्य और योग से है। किससे है? सांख्य और योग से है। सांख्य के संस्थापक हैं कपिल हैं, कपिल, और योग के संस्थापक हैं पतंजलि। समझ गए? सांख्य और योग जो है भागवत धर्म से जुड़ा है। न्याय और वैशेषिक बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म की तार्किकता को इसमें दिखाया गया है। और हमारे यहाँ जो अद्वैतवाद है और विशिष्टाद्वैत है यह जुड़ा है वेदांत से। जो वेदांत है, वेदांत से कौन कौन से? अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैत जुड़ा हुआ है। मीमांसा से मीमांसा धर्म जुड़ा हुआ है। समझ गए? तो इसमें सही उत्तर विकल्प 1 होगा जो सांख्य है। सांख्य और योग दोनों भागवत धर्म से संबंधित हैं। आगे चले। प्रश्न नंबर 25 है, यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? विकल्प 1 है अमित्रोचेड्स, 2 है अग्रमीज, 3 है सैंडोकोटस,
4 है अमित्र घात। तो सही उत्तर क्या होगा? ये यूनानी ग्रंथ की बात हो रही है और चंद्रगुप्त जो मौर्य शासक रहे हैं उनके बारे में बात हो रही है। इसमें विकल्प 3 सही है, सेंट्रोकोट्टस। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि जो यूनानी लेखक हैं स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, नियार्कस, ये सब चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी पुस्तक में किस नाम से वर्णित करते हैं उसको देख लिया जाए। यूनानी ग्रंथों नाम सेंट्रोकोट्टस, मेगस्थनीज, स्ट्रेबो, जस्टिन और एरियन, इसको क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोट्टस, एंड्रोकोट्स, एपियानस और प्लूटार्क कहते हैं। सेंट्रोकोप्टस, देख रहे हैं कोप्टस है, सेंट्रोकोप्टस नियार्कस कहते हैं। सर विलियम जोन्स ने उपरोक्त की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। उन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में भाषण देते हुए यह बताया था कि यूनानी लेखकों द्वारा ये जो सभी नाम हैं सेंट्रोकोट्टस, एंट्रोकोट्टस, सेंट्रोकोप्टस, ये सभी मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त हुए हैं। ठीक, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है 26, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? ना, नंबर 1 कर, नंबर 2 कृषि, नंबर 3 टकसाल, नंबर 4 नौसेना। देखिए अर्थशास्त्र में हम लोग 2 चीज़ पाते हैं, एक तीर्थ, दूसरा क्या है? अध्यक्ष। ना, तीर्थ विभाग थे, अध्यक्ष उनके मजिस्ट्रेट थे। देखिए तीर्थों की संख्या कितनी है बताइए? 18 है। अध्यक्षों की संख्या कितनी है? 26 है। उन्हीं अध्यक्षों में से एक है जो राजकीय कृषि भूमि इन सबको देखता था, उसको सीताध्यक्ष कहते थे, इसलिए विकल्प 2 कृषि सही है। समझ गए? आगे चलें, इसकी व्याख्या समझा जाए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अध्यक्ष प्रचार में 26 अध्यक्षों का उल्लेख है। ये विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते थे और मंत्रियों के निरीक्षण में काम करते थे। ना, संभवतः इन अध्यक्षों को यूनानी लेखकों ने मजिस्ट्रेट कहा है। एक बार प्रश्न पूछा है, यूनानी लेखक मजिस्ट्रेट किसको कहते हैं? और यह मजिस्ट्रेट अर्थशास्त्र में किस रूप में वर्णित है? तो अध्यक्ष के रूप में। ठीक, तो इन 26 अध्यक्षों को जान लें ताकि वहाँ से प्रश्न बने तो हम सही कर लें। ठीक, चलिए। पणयाध्यक्ष वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष, सुराध्यक्ष सुरा मादक पदार्थ शराब से संबंधित, आबकारी विभाग के अध्यक्ष, सूनाध्यक्ष सूना बूचड़खाने से है, बूचड़खाने के अध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष वैश्याओं का निरीक्षक। ये है आपका जो प्रश्न था। सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष, यही था ना। अकराध्यक्ष, अकरा खान होती है, खान विभाग के अध्यक्ष। कोष्ठगाराध्यक्ष, पता चल जाएगा, कोष्ठगार का अध्यक्ष। कुप्याध्यक्ष बंद था उसकी संपदा का अध्यक्ष। आयुधगाराध्यक्ष, आयुधगार का अध्यक्ष, पता चल जाएगा। शुल्काध्यक्ष, शुल्क ना, व्यापार कर वसूल करने का अध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष, सूत्र धागे से हो जाएगा ना, कताई बुनाई विभाग के अध्यक्ष। लोहाध्यक्ष धातु विभाग के अध्यक्ष था। लोहाध्यक्ष से कंफ्यूज नहीं होने के, लोहे से काम होने वाला जो अध्यक्ष होगा, धातु जितनी तरह की धातुएं हैं उनसे जो भी निर्मित होता है, जो भी कारखाने चलते हैं, उन सब का जो अध्यक्ष कौन है? लोहाध्यक्ष है। लक्षणाध्यक्ष, आइए इसमें समझें। छापे खाने का अध्यक्ष, जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसका अध्यक्ष कौन होता था? लक्षणाध्यक्ष। यह राज्य में मुद्रा जारी करने का प्रमुख अधिकारी था। मुद्रा जो जारी होती थी उसका प्रमुख अधिकारी कौन था? लक्षणाध्यक्ष। आगे आइए। हर टकसाल
सवर्णिक नामक अधिकारी के अधीन होते थे। जो टकसाल होती थी, जहाँ पर मुद्रा जारी होती थी, वो किसके अधीन होती थी? सवर्णिक के। समझ रहे हैं? फिर वो मुद्रा जो जारी होती थी वह असली है कि नकली है, उसका परीक्षण किया जाता था। और उसका परीक्षण करने वाला कौन होता था? रूपदर्शक। मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी रूपदर्शक कहलाता है। तो यहाँ पर 3 टर्म मिले आपको, लक्षणाध्यक्ष, संवर्णिक और रूपदर्शक। कंफ्यूज नहीं करना है। छापे खाने का अध्यक्ष ये होता था, टकसाल का मालिक संवर्णिक होता था, और सिक्कों का परीक्षण करता अधिकारी रूपदर्शक होता था। क्लियर? गो अध्यक्ष पशुधन विभाग के अध्यक्ष। विविताध्यक्ष, विविता चरागाह संबंधित है, चरागाहों के अध्यक्ष। इसके अन्य कार्य कुओं का निर्माण, जलाशयों का निर्माण, जंगल से गुजरने वाले लोगों की रक्षा करना। समझ रहे हैं? आगे चलें। मुद्राध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग के अध्यक्ष था। नवाध्यक्ष जहाज रानी विभाग के अध्यक्ष था। पत्तनाध्यक्ष पत्तन बंदरगाह, बंदरगाहों के अध्यक्ष था। संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों के अध्यक्ष था। देवताध्यक्ष धार्मिक संस्थाओं के अध्यक्ष था। पौतवाध्यक्ष, पोत नहीं है, ये क्या है? माप तौल के अध्यक्ष है। कौन? पौतवाध्यक्ष। मानाध्यक्ष दूरी एवं समय से संबंधित साधनों को नियंत्रित करने वाला अध्यक्ष। समझ रहे हैं? अश्वाध्यक्ष घोड़ों के अध्यक्ष, घोड़ों का महत्व समझिए। हस्त्याध्यक्ष हाथियों के अध्यक्ष। स्वर्णाध्यक्ष सोने का अध्यक्ष। अक्षपटलाक्ष, अक्षपटलाध्यक्ष महालेखाकार। इन अध्यक्षों को 1000 पढ़ का वेतन मिलता था। हम लोगों ने अर्थशास्त्र में वर्णित 26 अध्यक्षों को देख लिया है। इन अध्यक्षों को परीक्षा में जाने से पहले देख के जाइएगा, एक कोई न कोई प्रश्न में आ जाता है। चले, प्रश्न संख्या 27 है, गुप्त वंश के शासनकाल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था? ना, नंबर 1 है सारनाथ, नंबर 2 अमरावती, नंबर 3 है एलोरा, नंबर 4 है सांची। क्या है भाई? गुप्त शासकों के काल में। इसमें विकल्प 1 सही है, सारनाथ है। यद्यपि उस समय मथुरा का भी महत्व था। आइए देख लेते हैं। गुप्त काल में मथुरा, पाटलिपुत्र और सारनाथ कला के प्रमुख केंद्र थे, लेकिन जिसमें सारनाथ सर्वप्रमुख केंद्र था। आज भी आप बनारस जाइए तो बगल में सारनाथ है, वहाँ पर आपको बौद्ध धर्म संबंधित बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। धर्मचक्र परिवर्तन, वहीं पर उन्होंने, बुद्धा ने उन 5 ब्राह्मणों को पहली बार जो है ज्ञान दिया था, वह मिल जाएगा। मृगदाव वहीं मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो एक बार जो है आप लोगों को देखना चाहिए, जब भी बनारस जाइए तो सारनाथ जरूर जाइए। आपको बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सी चीज़ों का बेहतर तरीके से ज्ञान हो जाएगा। समझ रहे हैं? आगे चलें। सारनाथ का धमेख स्तूप ना अशोक द्वारा निर्मित वहीं पर है। बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में निर्मित मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। धमेख स्तूप 128 फीट ऊंचा है, जिसका निर्माण बिना किसी चबूतरे के समतल धरातल पर किया गया है। वहाँ जो बुद्ध की मूर्तियाँ मिली हैं, अभय, वाद, ध्यान, भूमि स्पर्श, धर्मचक्र परिवर्तन आदि मुद्राओं में हैं। लगभग बुद्ध की सभी मुद्राओं में सारनाथ में मूर्तियाँ मिली हैं। आप लोगों को एक बार जरूर जाना चाहिए जब अवसर लगे। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है 28 है, बृहत संहिता की रचना किसने की थी? नंबर 1 विकल्प है कालिदास, नंबर 2 है कल्हड़, नंबर 3 है आर्यभट्ट, नंबर 4 है बराह मिहिर। अब ये कह रहा है बृहत संहिता की बात हो रही है, कालिदास की रचनाएं हम सब जानते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल हुआ, मेघदूत हुआ, नृत्यसंहार,
विक्रमोर्वशीयम, ये सब है। और कल्हड़ की राज तरंगड़ी फेमस ही है। आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम रचना है। ये बृहत संहिता जो है वराहमिहिर की है, वाराहमिहिर की, इसलिए विकल्प 4 इसमें सही है। गुप्तकालीन विभूति थे। तो अब परीक्षा की दृष्टि से आर्यभट्ट और वराहमिहिर के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ताकि अगर वहाँ से कोई प्रश्न आए तो अवश्य सही हो। चलिए, बृहत संहिता की रचना वराहमिहिर ने की। इसे विज्ञान और कला का विश्वकोश माना जाता है। किसको? बृहत संहिता को विज्ञान और कला का विश्वकोश माना जाता है। प्रश्न बनेगा वराहमिहिर कब थे? ये गुप्तकालीन थे, गणितज्ञ एवं ज्योतिषी ना। विकल्प में देगा, अगर एक विकल्प गणितज्ञ का है, दूसरा ज्योतिषी का है, तीसरा कला का है, तो आप उसमें ज्योतिषी लगाइएगा, समझ रहे हैं। और एक गणितज्ञ और ज्योतिषी थे, उन्होंने यूनानी और भारतीय ज्योतिष का समन्वय करके रोमक तथा पोलिस की संज्ञा से नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ये प्रश्न बन चुका है, रोमक और पोलिस ज्योतिष के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? तो उत्तर आएगा वराहमिहिर ने। इनकी रचनाएं हैं, एक तो बृहत संहिता है, दूसरा है पंच सिद्धांतिका ना, विवाह पटल, योग माया, बृहत जातक, लघु जातक। ये है वराहमिहिर के बारे में। इनकी 6 रचनाएं हैं, 5 यहाँ हैं और 1 यहाँ है। अगला है आर्यभट्ट। ये भी गुप्तकालीन विभूति हैं। महान खगोलविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट सिद्धांत, 10 गीतिका तंत्र नामक ग्रंथों की रचना की। कौन कौन से ग्रंथ हैं? आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट सिद्धांत, 10 गीतिका तंत्र। पुस्तकें जरूर याद रखिए। आर्यभट्टियम उन्होंने कुसुमपुर, कुसुमपुर माने पाटलिपुत्र का उल्लेख किया है, जहां पर इस ग्रंथ की रचना की गई। एक बार एक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि आर्यभट्टियम की रचना कहाँ पर की गई है? तो कहाँ पर है? पाटलिपुत्र या कुसुमपुर, उसी का नाम है। आर्यभट्ट पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने गणित को खगोल शास्त्र से अलग किया। प्रश्न बनेगा ना, गणित से खगोल शास्त्र को किसने अलग किया? उत्तर आर्यभट्ट होगा। आर्यभट्ट के खगोल शास्त्र और गणित के क्षेत्र में जो सिद्धांत अधोलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जो नीचे हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार ताकि हमको याद रहे। आर्यभट्ट ने कोपरनिकस से बहुत पहले सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड में यह बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमने के साथ सूर्य की परिक्रमा करती है। पहले कोपरनिकस से पहले ये माना जाता था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य उसका चक्कर लगाता है। लेकिन कोपरनिकसीय क्रांति हुई तो उन्होंने यह बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और उसका चक्कर पृथ्वी लगाती है। और कोपरनिकस से पहले इस बात को आर्यभट्ट ने बता दिया था। समझ गए? ये है इस पॉइंट का महत्व। और आइए, उन्होंने पृथ्वी की परिधि का आकलन किया। पृथ्वी की परिधि कितनी है इसको उन्होंने आकलित करके बताया। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक कारण बताए। जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है, राहु केतु खींचने वाली बात नहीं, वैज्ञानिक कारण बताया। सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, चंद्र ग्रहण क्यों लगता है। चंद्रमा और दूसरे ग्रह स्वयं प्रकाशमान नहीं है, अपितु सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हैं। पहले माना जाता था कि चंद्रमा का अपना प्रकाश है, सूर्य का अपना प्रकाश है और अन्य ग्रहों का अपना प्रकाश है। तो इन्होंने जो आज प्रमाणित हो गया है, ये बताया था कि सूर्य के प्रकाश से ही सभी ग्रह प्रकाशित हैं, किसी भी ग्रह के अपने प्रकाश नहीं है। उन्होंने वर्ष की अवधि 365.256 दिन बताया। समझ रहे हैं? एक वर्ष में कितने दिन होते हैं एकदम एग्जैक्ट बताया था।
जीरो अर्थात शून्य सहित 11 अंकों को बोलने की नई पद्धति बताया, दशमलव प्रणाली की विवेचना की, पाई का मान ज्ञात किया गया और त्रिकोणमिति में साइन और कॉस की खोज हुई। जब जीरो दिया मेरे भारत ने ना, एक मूवी में गाना है, पुरानी फिल्म है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तो आर्यभट्ट से ही ये मामला आया है सामने। समझ गए? आगे चलें। प्रश्न संख्या 29 है, अद्वैतवाद की अनुभूति किस काल में हुई? देखिए, अद्वैतवाद को समझा जाए, अद्वैत, द्वैत माने दो और ए आ है ना, जो दो ना हो, एक में ही सब कुछ समाहित हो, इसकी कह रही कि अनुभूति किस काल में हुई थी, ये प्रश्न है। नंबर 1 ऋग्वैदिक काल, नंबर 2 है उत्तर वैदिक काल, नंबर 3 है शंकराचार्य के समय, नंबर 4 है स्वामी दयानंद के समय। तो अद्वैतवाद की जो अनुभूति हुई है वो किसमें हुई है? इसका विकल्प नंबर 1 सही है, ऋग्वैदिक काल में ये अनुभूति हुई है और उत्तर वैदिक काल में जाकर के परिष्कृत और पूर्णता प्राप्त की है। समझ रहे हैं? वो कैसे हम लोग देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में देवताओं का वर्गीकरण किया गया था ना, पृथ्वी के देवता, धूस्थान के देवता, अंतरिक्ष के देवता, तो बहुत से देवता हो गए। फिर धीरे धीरे एकेश्वरवाद की ओर बढ़ा गया। समझ गए? फिर एकेश्वरवाद के अंतिम चरण में हुआ क्या? ऋग्वेद के अंतिम चरण में, ऋग्वैदिक काल के, एकेश्वरवाद सामने आ गया। फिर आइए, तो कैसे आया एकेश्वरवाद, उसको देखते हैं। ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है ना, उसमें पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में एक सूक्त हम लोग पढ़ते हैं, देखिए, ब्राह्मणस्य मुखामासीद बाहु राजन्य कृता उरु तदस्य यद्वैस्य है पदभ्यास शूद्रा अजायत। मतलब एक जो है विराट पुरुष से, मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, बाहु से, भुजा से राजन्य क्षत्रिय उत्पन्न हुए, उर से मतलब जंघे से कौन उत्पन्न हुआ? वैश्य उत्पन्न हुए, और पैर से शूद्र उत्पन्न हुआ। मतलब एक विराट पुरुष थे, उसी में सब कुछ समाहित था, उसी में अद्वैत था, उसी में सब कुछ समाहित था। तो सृष्टि को विराट पुरुष के आत्मयज्ञ का परिणाम बताया गया। उसे विश्वकर्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, अदिति आदि नाम दिए गए। मानव के चिंतन में अद्वैतवाद की प्रथम अनुभूति है ये पुरुष सूक्त 10वें मंडल का। समझ रहे हैं? इस जो है सूक्त का, जो 10वें मंडल का है, आपने और पहले सुन रखा होगा। एक प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में ना शूद्र का सबसे प्रथम वर्णन होता है, शूद्र शब्द आता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में ये है ना, शूद्रा अजायत ना। एक प्रश्न आता है, चारों वर्णों की उत्पत्ति के विषय में सबसे पहले कहाँ वर्णन मिलता है ना? तो उसका भी उत्तर यही है, 10वां मंडल पुरुष सूक्त, यही है ना, ब्राह्मणस्य मुखामासीद बाहु राजन्य कृता है ना, ब्राह्मण यह राजन्य हो गया, उरु तदस्य यदस्य है ना, उरु से कौन हुआ? वैश्य, और पैर से पाद से, पद से शूद्र हुए। तो इसके अनुसार जो है विराट पुरुष जो था, वह विराट पुरुष भी जो है सहस्त्र सिर, नेत्र तथा सहस्त्र पैरों से युक्त है। विराट पुरुष ऐसा है जिसमें सहस्त्र चीजें हैं, सब कुछ। सहस्त्र शीर्ष पुरुष है, सहस्राक्ष है, सहस्रपात ना। ये हुआ अद्वैतवाद की प्रथम अनुभूति का प्रमाण जो ऋग्वेद में है।
और निर्गुण ब्रह्म का भी सबसे पहले प्रथम विचार ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में मिला है। यही देवों के प्रति संदेहात्मक दृष्टि भी सर्वप्रथम दिखाई पड़ती है। नासदी सूक्त में कहा गया है, हम किस देवता की उपासना करें, किसे हवि दें, पृथ्वी का कर्ता कौन है। समझ गए। अब हम लोग उत्तर वैदिक काल में कौन सी चीजें आई उसको देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल के अंत तक जिस एकेश्वरवादी विचारधारा का उदय हुआ, इस युग के अंत तक पूर्णता को प्राप्त हुआ। इसी समय लगभग 600 ईसा पूर्व में उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। उपनिषदों में पुरोहितों के बढ़ते हुए प्रभाव, यज्ञ कर्मकांड तथा अनुष्ठानों के विरुद्ध सबल प्रतिक्रिया आरंभ हुई। उपनिषदों में स्पष्टतः यज्ञों तथा कर्मकांडों की निंदा की गई है। ब्रह्म को एकमात्र सत्ता, ब्रह्म की एकमात्र सत्ता को स्वीकार किया गया है। उसे क्या कहा गया? निर्विकार है, कोई विकार नहीं, अद्वैत है, निरपेक्ष है। उसे निर्विकार, अद्वैत और निरपेक्ष बताया गया है, जो जगत से परे भी है तथा उसमें व्याप्त भी है, जगत के अंदर भी है, जगत से दूर भी है। ब्रह्म का व्यक्ति के सारभूत तत्व आत्मा से समीकरण स्थापित किया गया है। उपनिषदों के अनुसार आत्म साक्षात्कार ही मोक्ष है, जो अज्ञान के नाश से संभव है। जगत का माया के रूप में चित्रण किया गया है। यह वर्णन हम लोगों ने समझ लिया है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 30 देखते हैं। भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? नंबर 1 मानव कल्याण, नंबर 2 गाय, नंबर 3 गंगा, नंबर 4 ऋग्वेद। ये कह रहा संस्कृति का आधारशिला ना, संस्कृति का आधारशिला। इसमें सही उत्तर क्या होगा? ऋग्वेद है, क्योंकि इसमें जो है सब कुछ वर्णित है, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सब कुछ वर्णित है। आइए समझते हैं। भारतीय संस्कृत का आधारशिला ऋग्वैदिक साहित्य है। इसमें प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं संस्कृति संबंधी विशेषताओं का विशद विवेचन किया गया है। समझ गए? विशद विवेचन है इन सब चीज़ों का। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 31। जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? विकल्प 1 है ईश्वर में विश्वास, विकल्प 2 है ईश्वर में अविश्वास, विकल्प 3 है तीर्थंकरों में विश्वास, विकल्प 4 है देवी देवताओं में विश्वास। ये कह रहे हैं ईश्वर के प्रति क्या विचार था। तो हमारे इसी दोनों विकल्प से उत्तर आएंगे। तो वह जो है जैन दर्शन जो था, जैन धर्म जो था, कैसा था? अनिश्वरवादी था। अगर वो अनिश्वरवादी होगा ना, तो इसका मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं करेगा। ईश्वर में विश्वास नहीं करेगा तो विकल्प नंबर 2 सही होगा। तो अगर हम यह मानते हैं ईश्वर नहीं है, तब हमें यह जवाब देना पड़ेगा सृष्टि की रचना कैसे होती है। अगर ईश्वर ने नहीं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, फिर सृष्टि का विनाश कैसे हुआ? तो इन सब प्रश्नों का उत्तर जैन दर्शन देता है। इसीलिए यह तार्किक है कि वह ईश्वर में अविश्वास करता है। आइए देखते हैं। जैन दर्शन अनिश्वरवादी है। उसने ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो किसको माना सृष्टिकर्ता? संसार के 6 द्रव्यों को कहा है। जो संसार क्या है? 6 द्रव्यों का समुदाय है। जब 6 द्रव्य संगठित हो जाते हैं तो संसार सृष्टि हो जाती है। वो कौन कौन से हैं? आकाश, काल, धर्म, अधर्म, पुतगल, जीव। 6 कौन से हैं? आकाश, काल दूसरा, तीसरा धर्म, चौथा अधर्म, पांचवा पुतगल माने मैटर, छठा जीव है। इसे किसी ईश्वर ने नहीं बनाया।
न ही वह इसका विनाश करता है। ये छह द्रव्य जो हैं शाश्वत और अनश्वर हैं, अतः इनसे निर्मित जगत भी मूलतः अनश्वर एवं शाश्वत है। फिर विनाश का कैसे दिखता है बताते हैं। केवल पदार्थों के रूप में परिवर्तन होता है और परिवर्तित रूपों को देखकर व्यक्ति अज्ञानतावश उसे विनाश मान लेता है। और जो छह तत्व है उनके रूप में परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन को हम लोग अज्ञानता के से वशीभूत होने के कारण विनाश मान लेते हैं। संसार में आत्मा के सिवा कुछ भी असीम नहीं है। यदि आत्मा असीम है तो इससे इतर और कोई असीम कैसे हो सकता है। अगर अनिश्वरवादी हैं तो कर्मवाद पर जैन धर्म में क्या विचार है ना, परीक्षा में पूछ लिया जाएगा। जैन धर्म कर्मवाद में विश्वास करता है। उसके अनुसार आत्मा स्वभाव से निर्मल, सर्वद्रष्टा, सब कुछ देखने वाला, ज्ञान संपन्न, ज्ञान से युक्त तथा आनंदमय है, किंतु कर्मों के कारण वह अपना शुद्ध स्वरूप भूलकर संसार के चक्र में फंस जाती है, जीवन मरण का कष्ट उठाती है। इसलिए यहाँ देखिए हम लोग निर्जरा ऐसा पढ़ेंगे ना, संवर निर्जरा, तो इनके मोक्ष के संबंध के विचार हैं। तो इस तरह से ईश्वर और कर्मवाद पर जैन धर्म के विचार को हम लोगों ने समझ लिया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, खरोष्ठी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ। पूर्व वैदिक काल विकल्प 1 है, नंबर 2 उत्तर वैदिक काल है, नंबर 3 है जैन काल, नंबर 4 है बुद्ध काल। देखिए जो खरोष्ठी लिपि है ये हखामनी शासक थे। हखामनी, हखामनी माने पारसिक, ठीक है। और ये जो पारसिक थे ये बुद्ध के समय, इनका बुद्ध काल में इनका भारत पर अटैक हुआ था, इनसे प्रभावित हुआ था, इसलिए इसमें विकल्प 4 सही है। आइए हम लोग देख लेते हैं। पारसिक संपर्क के फलस्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में खरोष्ठी नामक नई लिपि का जन्म हुआ, जो ईरानी आरामेइक लिपि से उत्पन्न हुई थी। और ईरानी माने हखामनिया पारसिक शासकों का काल 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। ये शासक बुद्ध के समकालीन थे। क्लियर हुआ। भारत के पश्चिमी प्रदेशों माने सिंध हुआ, गंधार हुआ, पारसिकों के प्रत्यक्ष शासन में थे, अतः यहाँ अरामेइक लिपि प्रचलित थी। मौर्य शासक अशोक के अभिलेख ना मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी मिलते हैं। किस लिपि में है? खरोष्ठी लिपि में है ना, यही ना। प्रश्न संख्या है 33। अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? नंबर 1 धार्मिक ग्रंथ, नंबर 2 आर्थिक धार्मिक ग्रंथ, नंबर 3 सामाजिक ग्रंथ, नंबर 4 राज्य एवं प्रशासन, राज्य एवं शासन नीति ग्रंथ। अर्थशास्त्र से तुरंत इकोनॉमिक्स समझ में आता है कि आर्थिकी संबंधी जानकारी होगी, अर्थ की जानकारी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये राज्य एवं शासन नीति ग्रंथ है, राज्य और लोक प्रशासन पर ग्रंथ है। तो अब हम लोगों को जो है ये समझना है और क्या प्रश्न इससे बन सकते हैं। तो अर्थशास्त्र में इसकी रचना किसने की, वो किसके समकालीन थे ना, उनकी तुलना जो है पश्चिम के किस विद्वान से की जाती है, अर्थशास्त्र की तुलना पश्चिम किस ग्रंथ से की जाती है, अर्थशास्त्र को खोजा किसने और कब, समझ रहे हैं, और इसकी रचना में इसमें कितने अधिकरण हैं, इन सबको आइए जल्दी से जान लेते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई प्रथम प्रामाणिक पुस्तक है। क्लियर। कौटिल्य मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। उसका अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य भी है। क्या है? विष्णुगुप्त तथा चाणक्य नामों से जाना जाता था।
कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है तथा अरसास की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। क्लियर हुआ। अरसास की खोज डॉक्टर श्याम शास्त्री ने सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में की थी। श्याम शास्त्री को अरसास की खोज का श्रेय दिया जाता है। ये कहा जाता है कि श्याम शास्त्री की चौनी गिर गई थी, जिसको ढूंढने के चक्कर में उन्हें अर्थशास्त्र मिल गया। ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन मूल तत्व है श्याम शास्त्री ने जो है 1909 में अर्थशास्त्र की खोज की। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण भाग हैं, 180 प्रकरण हैं, उपभाग हैं, 6000 श्लोक है। यह अन्य पुरुष शैली में लिखा गया है। अर्थशास्त्र को अन्य पुरुष शैली में लिखा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 34 है, चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? नंबर 1 कलाकृतियों पर, नंबर 2 श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर, नंबर 3 सार्वजनिक निर्माण पर, नंबर 4 सैन्य व्यवस्था पर। देखिए है तो सभी काम चोल शासकों के, लेकिन इसमें जो विकल्प 2 है श्रेष्ठ शासन व्यवस्था, क्योंकि उन्होंने ग्रामीण स्वायत्त शासन का जो प्रारूप प्रस्तुत किया, एक राजतंत्र में जिसमें प्रबल केंद्रीय नियंत्रण हो, वहाँ पर ग्रामीण स्वायत्तता को बनाए रखने का ढांचा जो चोलों ने खड़ा किया, उस तरह के उदाहरण मिलना तत्कालीन समय में दुष्कर था। समझ रहे हैं? तो इसलिए इनकी महत्ता को बहुत बढ़ा चढ़ा कर देखा जाता है, और है भी, सच्चाई भी उसमें। आइए इसको समझते हैं। चोल वंश के शासकों की महानता का आधार श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। शासन का स्वरूप कैसा था? राजतंत्रात्मक था, जिसमें राजा राजतंत्र में सर्वे सर्वा होता है। संपूर्ण साम्राज्य अनेक प्रशासकीय इकाइयों में विभक्त था, जिसमें स्थानीय तत्वों का समावेश किया गया था। चोल युगी ने ग्रामीण शासन व्यवस्था अपने स्थानीय स्वायत्तता लोकल ऑटोनॉमी के लिए विख्यात है। ठीक, अब उस लोकल ऑटोनॉमी की जो बात हो रही है, तो इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है ना? इसका प्रमाण मिलता है उत्तर मेरुर अभिलेख से। किस अभिलेख से? उत्तर मेरुर अभिलेख से। और यह अभिलेख किसका है? परांतक प्रथम है। चोल शासक परांतक प्रथम है। इनके शासन के 12वें वर्ष और 14वें वर्ष का अभिलेख मिला है, उत्तर मेरुर अभिलेख। उसमें ग्रामीण स्वशासन संबंधी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। समझ रहे हैं? गांव में मुख्यतः 2 प्रकार की संस्थाएं थीं। एक था उर, दूसरा था सभा या महासभा। 2 हो गई उर नंबर 1, दूसरी सभा या महासभा। उर जो है एक सामान्य प्रकार की ग्राम सभा थी, जिसकी बैठकों में सभी ग्रामवासी शामिल होते थे। उर का शाब्दिक अर्थ होता है पुर, और इसकी कार्यकारिणी समिति जो होती थी उसको आलुंगणम कहा जाता था। पूछ लेगा आलुंगणम किसकी कार्यकारिणी सभा थी? किसकी थी? उर की। उर क्या थी? सामान्य प्रकार की ग्राम सभा थी। दूसरा है सभा या महासभा। यह अग्रहार ग्रामों में होती थी। अग्रहार गांव कौन से होते हैं? वह गांव जो ब्राह्मणों को दान में दे दिए गए होते थे, उनको अग्रहार गांव कहा जाता था। और इसी जो सभा और समिति थी, सभा या महासभा थी, इसकी समिति को वारियम, उर की अलुंगणम और सभा या महासभा की वारियम कहते थे। वारियम की सदस्यता के लिए उम्र होनी चाहिए 35 से 70 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 1/4 वेली या 1.5 एकड़ भूमि होनी चाहिए। वेली मापक था भूमि का। अपनी भूमि पर मकान बने घर होना चाहिए। वैदिक मंत्रों का ज्ञान रखने की योग्यता निर्धारित की गई थी। अगर इस तरह की योग्यता है
तब वह जो है वो आर्यम का सदस्य बन सकता था। महासभा जो होती थी उसको पेरगुर्री, इसके सदस्यों को पेरुमक्कल तथा समिति के सदस्यों को, जो समिति थी, बड़ी पेरु कक्कल कहा जाता था। सभा की बैठक गांव के मंदिर, वृक्ष के नीचे तथा जलाशय के किनारे होती थी। ये हो गया उर तथा सभा व महासभा के बारे में। नगरों में भी समिति थी, संस्था थी, जिसको नगरम कहा जाता था। व्यापारी समुदायों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सभा थी। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य रूप से व्यापारियों को ही सम्मिलित किया जाता था। इन्हें मणिग्रामम, वॉलंजियर आदि नामों से भी जाना जाता था। मणिग्रामम क्या है, वॉलंजियर क्या है, यह व्यापारियों की सभा है। समझ गए। इस तरह से हम लोगों ने जो है चोल वंश की विशेषता, जो विशिष्ट विशेषता थी, क्या थी, लोकल ऑटोनॉमी, एक जो है राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत लोकल गवर्नेंस को डेवलप कर लेना, उसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया था। उस साधु जैन मुनि का नाम था, विकल्प 1 हरिभद्र, नंबर 2 भद्रबाहु, नंबर 3 है स्थूलबाहु, नंबर 4 है हेमचंद्र। चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण में गए थे ना, किसके साथ गए थे, भद्रबाहु के साथ, इसलिए विकल्प 2 सही है। अब इसको समझ लिया जाए, दक्षिण में गए थे तो कहाँ पर गए थे, श्रवणबेलगोला का उल्लेख होगा ना। और इन सब की जानकारी कहाँ से मिलती है, आइए देख लेते हैं। जैन परंपरा के ग्रंथ हैं परिशिष्ट पर्वन और हरिसेन के बृहद कथा कोश, 2 ग्रंथ आ गए ना, परिशिष्ट पर्वन और बृहद कथा कोश से पता चलता है वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन अपने पुत्र सिंहसेन माने बिंदुसार के पक्ष में त्याग कर जैन भिक्षु भद्रबाहु, जो आपका प्रश्न पूछा गया था, की शिष्यता ग्रहण की तथा दोनों श्रवणबेलगोला, मैसूर में है, कर्नाटक में, स्थान पर बस गए। इसी स्थान पर 298 ईसा पूर्व के लगभग उसने, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने, उपवास पद्धति संलेखना, जैनों की एक पद्धति है जिसमें उपवास लगातार करते हैं और प्राण त्याग देते हैं, उसको क्या कहते हैं, संलेखना द्वारा प्राण त्याग दिया। ये है वर्णन। अब देखिए वर्तमान में यहाँ पर श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी नामक छोटी पहाड़ी तथा चंद्रबस्ती नामक एक मंदिर है वर्तमान में, अगर वहाँ जाएंगे तो। समझ गए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर है 36। निम्नलिखित में से किस दक्षिण मुस्लिम राज्य के अमीरों ने प्रथम बार मराठों को छापामार युद्ध पद्धति के लिए प्रशिक्षित किया? विकल्प 1 है अहमदनगर के मलिक अंबर, विकल्प 2 है गोलकुंडा के मीर जुमला, विकल्प 3 है गोलकुंडा के मदन्ना, विकल्प 4 है बीजापुर के अफजल खां। मराठों को छापामार युद्ध पद्धति से प्रशिक्षित करने की बात है, और छापामार युद्ध पद्धति का जो जनक है जानते हैं कौन है? ये मलिक अंबर है, और इसी ने जो है सबसे पहले जो है मराठों को छापामार युद्ध पद्धति सिखाई थी। इसलिए विकल्प 1 अहमदनगर का मलिक अंबर सही होगा। आइए देख लेते हैं। अहमदनगर के मलिक अंबर को वर्गीगिरी गुरिल्ला युद्ध का जनक माना जाता है। छापामार युद्ध पद्धति को एक नाम है वर्गीगिरी, एक नाम है गुरिल्ला युद्ध पद्धति। इसका जनक किसको माना जाता है? मलिक अंबर को। उसने छापामार युद्ध करने हेतु बड़ी संख्या में मराठा दस्तों, वर्गियों की भर्ती की। यही छापामार युद्ध पद्धति कालांतर में शिवाजी के नेतृत्व में सफलता का पर्याय बनी। शिवाजी जो सफल हुए उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण उनकी छापामार युद्ध पद्धति या गुरिल्ला युद्ध पद्धति थी। ये हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है।
लेकिन अब मलिक अंबर के संबंध में मान लीजिए भविष्य में कोई प्रश्न बनता है तो उसको समझ लिया जाए ना। मलिक अंबर इथोपिया के हरारे में जन्मा एक अबिसिनियाई हबशी था। उसके माता पिता ने उसे बगदाद के गुलाम बाजार में बेच दिया था। मलिक अंबर का उत्थान अहमदनगर के प्रसिद्ध मंत्री चंगेज खां के सेवा में हुआ। वह कुछ समय बीजापुर गोलकुंडा में भी रहा, बीजापुर गोलकुंडा में सेवा दे चुका था। बाद में मुर्तजा निजाम शाह द्वितीय को अहमदनगर का शासक बनवाकर स्वयं उसका पेशवा बन गया। अब आइए, जहांगीर ने मुगल आधिपत्य में अहमदनगर को लेने का प्रयास किया। मलिक अंबर ही जहांगीर की दक्षिण विजय में सबसे बड़ी बाधा था। अब एक प्रश्न होगा, पहली बार मलिक अंबर का मुगलों से प्रत्यक्ष सामना कब हुआ? 1601-2 में मंडेर या नांदेर के युद्ध में मलिक अंबर का पहली बार मुगलों से प्रत्यक्ष युद्ध हुआ। समझ गए? आगे देखिए, मलिक राजू का उसे 2 बार अहमदनगर छोड़कर मुगल सेवा में भी जाना पड़ा। मलिक अंबर कितना मानसिक रूप से फ्लेक्सिबल था। गोलकुंडा, बीजापुर, मुगल हर जगह अपनी सेवाएं उसने प्रदान की। उसने अहमदनगर की राजधानी क्रमशः परेंद्र, जुन्नार, दौलताबाद, अंततः खिड़की बनवाई। सामरिक दृष्टि से वो अपनी राजधानियां बराबर चेंज करता था। मलिक अंबर ने बीजापुर की राजधानी नौरसपुर को जला दिया। प्रश्न पूछे किसने जला दिया? मलिक अंबर ने। उसने फारस से व्यापारिक संबंध बनाया। जंजीरा द्वीप में नौसेना का निर्माण कर सीदियों की इससे देखभाल हेतु नियुक्त किया। सीदियों की, समझ रहे हैं? मलिक अंबर ने दक्षिण में टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया। टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था जो अकबर के समय में लागू की गई थी, उसको दक्षिण में ले जाने का श्रेय मलिक अंबर को दिया जाता है। उसने अहमदनगर में इजारेदारी या ठेकेदारी व्यवस्था के स्थान पर क्या लगाया? जाब्ती प्रणाली को लागू किया। और महत्वपूर्ण यह है कि शिवाजी की लगान व्यवस्था मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था पर आधारित थी। जो शिवाजी ने भू राजस्व व्यवस्था अपनाई थी वह मलिक अंबर से प्रेरित थी। इतिहासकार हैं सतीश चंद्रा। सतीश चंद्र ने मलिक अंबर को दक्कनी स्वतंत्रता का पराक्रमी योद्धा क्या कहा? मलिक अंबर दक्कनी स्वतंत्रता का पराक्रमी योद्धा है। और क्या कहा? निजाम शाही राजवंश के अधिकारों का ध्वजवाहक। 2 तरह की उपाधियां दी हैं। एक क्या कहा है? दक्कनी स्वतंत्रता पराक्रमी योद्धा। दूसरा क्या कहा है? निजाम शाही राजवंश के अधिकारों का ध्वजवाहक। किसने कहा है? सतीश चंद्र ने, ना। आइए प्रश्न नंबर है 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया? विकल्प 1 है शाइस्ता खां, विकल्प 2 है बहादुर खां, विकल्प 3 है राजा जयसिंह, विकल्प 4 है राजा जसवंत सिंह। ये बात कर रहे हैं 1665 में जो पुरंदर की संधि हुई थी, उसमें जो है मुगलों की ओर से जिम्मेदार कौन था? तो यह आमेर के राजा जयसिंह। और विकल्प नंबर 3 सही है। आइए इसको समझते हैं। उनसे पहले शाइस्ता खां आया था 63 में। शाइस्ता खां की पराजय के बाद 1665 में औरंगजेब ने आमेर के राजा जयसिंह को क्या बना दिया? दक्षिण का सूबेदार बना दिया। अब तैयारी अच्छे और व्यवस्थित ढंग से करना है ताकि शिवाजी को अपने अधिकार में लाया जा सके। तो उन्होंने क्या किया? सेना नायक दिलेर खां को जयसिंह का सहायक बना दिया। तो जयसिंह ने औरंगजेब को मनूची को अपने साथ भेजने की मांग की। ये मनूची जो है बेनिस का निवासी था और तोपची के रूप में सम्मिलित हुआ था। एक चिकित्सक भी था और इसने जो पुस्तक लिखी है हिस्टोरिया द मोगोर, जिसमें मुगल कालीन जानकारियाँ मिलती हैं। तो जयसिंह ने कहा औरंगजेब से कि मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा और उन्हें आज्ञा मिल गई। और जयसिंह और जो है औरंगजेब के बीच संपूर्ण कार्य योजना को लेकर कई बार पत्रा व्यवहार हुआ।
उस पत्र व्यवहार का हफ्त अंजुमन एक संग्रह मिला है। हफ्त अंजुमन उन पत्रों का संग्रह है जो जयसिंह ने दक्षिण से औरंगजेब को लिखा था। अब इसके बाद संपूर्ण तैयारी करके राजा जयसिंह आगे बढ़ते हैं। बजगढ़ जीतने के बाद पुरंदर के दुर्ग का घेरा डाल दिया। पुरंदर और माची दुर्ग ये मराठों का शस्त्रागार और सैनिक चौकी थी की रक्षा करते हुए सेनापति मुरारबाजी प्रभु 300 मवाली माने मराठा सैनिक थे, मवालियों के साथ ढेर होते हैं। इसके बाद अंत में शिवाजी ने क्या किया, जब इस तरह संपूर्ण कार्रवाई हुई तो हिंदी में पत्र लिखकर किसको भेजा, रघुनाथ पंडित के माध्यम से जयसिंह के पास भेजा और सूचित किया कि वह संधि करने हेतु तैयार है। अकबर वह संधि करने हेतु तैयार है, मतलब शिवाजी अब संधि करना चाहते हैं। मनुची ने स्टोरी द मोगोर में शिवाजी और जयसिंह की भेंट का आंखों देखा विवरण दिया है। मनुची हिंदुस्तानी अच्छी बोल लेता था, इसीलिए बिना दुभाषियों के ही शिवाजी और मनुची में बातचीत हुई। समझ रहे हैं, पुरंदर की संधि से 2/3 क्षेत्र शिवाजी का औरंगजेब का अधीन चला गया। ये कब हुई थी, 24 जून 1665 में ना। शिवाजी का 4 हूण वार्षिक आय वाले 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। उसके पास सिर्फ 12 किले बचे, 12 दुर्ग बचा। मुगलों ने शिवाजी के पुत्र संभाजी को पंचहजारी एवं उचित जागीर देना स्वीकार किया। शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देने का वायदा किया। इसके बाद शिवाजी जयसिंह पर विश्वास करके आगरा जाते हैं। आगरा के बाद जो घटनाएं हुई हैं उन सब पर चर्चा किसी और प्रश्न में हम लोग करेंगे। आगे चलें। प्रश्न संख्या 38 है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। नंबर 1 लाहौर, नंबर 2 दिल्ली, नंबर 3 अजमेर, नंबर 4 लखनौती। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक अपनी राजधानी को कहाँ रखा था, लाहौर में। तो हमारे प्रश्न का उत्तर तो मिल गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, लाहौर में। और जो मरा तो उसको दफनाया भी लाहौर में ही गया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में और जो प्रश्न बनते हैं उनको हम लोग एक सरसरी निगाह में देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी के पुत्रों से खरीदा। किसने खरीदा था इसको, मोहम्मद गोरी ने। ऐबक की योग्यता के कारण गोरी ने उसे अमीर ए आखूर पद दिया। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद 1192 में गोरी ने अपने मुख्य प्रदेशों का सूबेदार बना दिया। समझ गए। 1194 में जो गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद से चंदावर नामक स्थान पर युद्ध किया, तब भी ऐबक उनके साथ था। अब महत्व तो समझिए उसका। मोहम्मद गोरी की मृत्यु की सूचना पाकर लाहौर के नागरिकों के आमंत्रण पर ऐबक लाहौर पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथों में ले ली। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की, अपितु केवल मलिक और सिपह सालार की पदवियों से संतुष्ट रहा जो उसे गोरी से प्राप्त हुई थी। उस गोरी ने कौन सी पदवी दी थी, मलिक और सिपह सालार की। ऐबक ना तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए। बाद में गोरी के उत्तराधिकारी कौन थे, गियासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया। समझ रहे हैं। और 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया। लाहौर ही उसकी राजधानी रही। यही तो प्रश्न था ना, राजधानी कहाँ थी, इंपॉर्टेंट है, समझ गए। और ऐबक को दास्ता से मुक्ति 1208 ईस्वी में मिला। एक बार पीजीटी में आपका प्रश्न बना हुआ है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब मिली। ये कब मिली थी, 1208 में। ऐबक को भारत में
तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। उसके समय मिनहाजुद्दीन सिराज ना तबकाते नासरी के लेखक ऐबक को एक वीर एवं उदार हृदय सुल्तान बताया। वह लाखों में दान दिया करता था तथा अपनी असीम उदारता के लिए उसे लाख बख्श कहा जाता था। वह जो है लाख बख्श, प्रश्न पूछा जाता है लाख बख्श किसकी उपाधि है, किसकी है? कुतुबुद्दीन ऐबक की। मिनहाज उसे कहता है कि हातिम द्वितीय। अब परीक्षा में पूछेगा हातिम द्वितीय किसकी उपाधि है, तो ऐबक की लगाना है। समझ गए? आगे चलिए। हसन निजामी और फक्र मुदब्बिर को ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। उसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव डाली, जिसको बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया। कुतुब मीनार किसने प्रारंभ किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके नाम पर था? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर था। और सुनिए, दिल्ली में उसने कुब्बतुल इस्लाम नामक मस्जिद बनवाई। अजमेर में उसने क्या बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा, जो चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ का संस्कृत विद्यालय था, उसी को तोड़वा के उसी के ऊपर में क्या बनवाया गया था? 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया। 1210 ईस्वी में चौगान, आजकल जो पोलो नहीं होता पोलो खेल, वो चौगान खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गई। उसे लाहौर में दफना दिया गया। जितनी चर्चा हम लोगों ने कर ली है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं जाएगा। समझ गए? आगे चले। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया? जजिया ना। विकल्प 1 है बलबन, 2 है अलाउद्दीन खिलजी, 3 है गयासुद्दीन खिलजी, 4 है फिरोज शाह। फिरोज शाह माने फिरोज शाह तुगलक। तो किसने किया था बताइए? कुछ आप लोग याद हो रहा हो तो, आ रहा हो याद तो। नंबर 4 विकल्प सही है, फिरोज शाह, जो फिरोज शाह तुगलक भी कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने जुन्नारदारों अर्थात ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, और वह इसे क्या कहता था? जजिया ए हुनूद। क्या कहता था? जजिया ए हुनूद कहता था। जो जजिया हिंदुओं से लिया जाता था वो कितना था? 3 श्रेणियों में बटा था, 40 टंका, 20 टंका और 10 टंका। प्रतिवर्ष क्रमशः जो धनी था हिंदू थे उनसे 40 टंका, जो मध्यम वर्ग के हिंदू थे उनसे 20 टंका, और जो गरीब हिंदू थे उनसे 10 टंका लिया जाता था। और फिरोज शाह तुगलक के समय पहली बार ब्राह्मणों से भी एक कर वसूल किया जाने लगा। ब्राह्मणों ने इसका प्रतिरोध किया तथा आत्मदाह की धमकी दी। फिरोज शाह ने केवल यह रियायत दी ब्राह्मणों से कि 50-50 जीतल के मूल्य के 10 टंका ही लिए जाएं। समझ रहे हैं? जब इन लोगों ने इस तरह का प्रतिरोध किया तो फिरोज शाह तुगलक की रियायत ये की कि आपको 10 टंका तक देना पड़ेगा, 50-50 जीतल के मूल्य के। 10 टंका कौन देता था? गरीब हिंदू देते थे। उस श्रेणी में डाल दिया। चलो, इसके बाद भी ब्राह्मण कम जजिया देना प्रारंभ करेंगे। अब अफीफ इसके बारे में क्या कहता है? दिल्ली के ब्राह्मणों द्वारा भूख हड़ताल किए जाने पर फिरोज अपने आदेश से टस से मस न हुआ। सुल्तान ने प्रति ब्राह्मण पंसा हगानी माने 50 जीतल या 10 टंका जजिया लिए जाने का आदेश दिया। उसने इसके संग्रह के लिए पृथक अधिकारी नियुक्त किया था। अंततः दिल्ली के हिंदू अमीरों ने ब्राह्मणों का जजिया स्वयं देने का निर्णय लिया। ये अफीफ ने इस तरह का वर्णन किया है। समझ रहे हैं? आगे चले। क्वेश्चन नंबर है 40, निम्नलिखित में से कौन शेर शाह का उत्तराधिकारी हुआ? नंबर 1 इस्लाम शाह, नंबर 2 फिरोज शाह, नंबर 3 मोहम्मद आदिल शाह, नंबर 4 इब्राहिम शाह। तो ये पूछ रहा है कि शेर शाह सूरी के बाद कौन शासक हुआ था? तो उत्तर इस्लाम शाह बना था, इसलिए विकल्प 1 सही है। आइए देख लेते हैं।
फिरोज शाह की मृत्यु उपरांत उसका दूसरा पुत्र जलाल खां सुल्तान इस्लाम शाह के नाम से बैठा, जो 1545 से 1553 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। उसका एक नाम सलीम शाह भी था। वह फारसी में कविता करता था, समझ रहे हैं। वह तख्त पर जूते रखता था और दरबारियों से उसे सिजदाओं पैबोस कराता था। इस्लाम शाह के आदेशों को प्रत्येक जिले में हर शुक्रवार को दरबार करके सुनाया जाता था। अधिकारी आदेश पत्रों को मीलों आकर ग्रहण करते थे और सम्मान सहित सिरों पर रखकर उन्हें ले जाते थे। इस्लाम शाह ने आदेश दिया कि कोई अमीर ना तो हाथी नर्तकी रखेगा और न ही लाल खेमों का प्रयोग करेगा। वह अमीरों के साथ क्रूर और उदंड व्यवहार करता था। मतलब अफगान शासकों में ऐसा शासक था जो अमीरों को पूरी तरह से अपनी अधीनता में रखता था। इस्लाम शाह के समय एक और महत्वपूर्ण बात है, महदविद शेख अलाई ना, शेख अलाई शाही पद का लालच दिया और कहा कि महदवी आंदोलन समाप्त करने को कहा, और न मानने पर इस्लाम शाह ने शेख अलाई को मृत्युदंड दिया था। और मृत्युदंड देने के बाद यह प्रतिबंध लगाया था कि उसकी शव पर, उसके लाश पर कोई फूल वूल नहीं डालेगा, लेकिन चुपके चुपके वहाँ के लोग उसके शव पर पुष्प वर्षा किया करते थे। किसके? शेख अलाई के। इस्लाम शाह ने उत्तर पश्चिम के चिनाब नदी पर मानकोट किला, प्रश्न बनता है मानकोट किले का निर्माण किसने करवाया? इस्लाम शाह ने, मतलब 5 किलो का समूह था, इस मानकोट बनवाया, मानकोट का किला बनवाया। उसने प्रत्येक 2 मील पर एक सराय का निर्माण कराया। प्रश्न बनेगा प्रत्येक 2 मीलों पर सराय का निर्माण किसने करवाया? उत्तर आएगा इस्लाम शाह। उसके समय में इस्लामिक कानूनों को संहिताबद्ध किया गया। बंकीदास के ख्यात के अनुसार मारवाड़ के शासक मालदेव ने अपनी पुत्री लालबाई का विवाह इस्लाम शाह से किया था। यह इसी में जानकारी केवल मिलती है बंकीदास के ख्यात से। इसने सैन्य क्षेत्र में भी सुधार किया। इस्लाम शाह ने श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया सैन्य ढांचे में। उसने घुड़सवारों को वैतनिक एवं पदीय दृष्टि से श्रेणीबद्ध किया था। उसके सैनिकों की टुकड़ी में 50, 200, 250, 500 सैनिक होते थे। इसके पश्चात सेना का विभाजन 20,000, 10,000, 5,000 में किया गया। ग्वालियर में इसकी इस्लाम शाह की मृत्यु हुई। मृत्यु होने पर उसे पिता के साथ सासाराम के मकबरे में दफना दिया गया। समझ रहे हैं? ये पूरी कहानी थी शेर शाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह के बारे में। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर है 41। निम्नलिखित में से किसने सासाराम में शानदार मकबरा बनवाया? नंबर 1 सिकंदर लोदी, नंबर 2 इब्राहिम लोदी, नंबर 3 शेर शाह, नंबर 4 इस्लाम शाह। सासाराम का मकबरा बहुत प्रसिद्ध है जो शेर शाह ने अपने लिए बनवाया था। आइए उसको देख लेते हैं। शेर शाह ने अपने जीवन काल में सोन नदी के तट पर स्थित सासाराम में, बिहार में जो अपना मकबरा बनवाया, जिसे कनिंघम ने ताजमहल से श्रेष्ठ माना है। किसने? कनिंघम ने, इतिहासकार। इसके वास्तुकार थे मीर मोहम्मद अलीवाल खां थे। यह मकबरा कैसा है? अष्टकोणीय है। झील के बीच में एक ऊंचे चबूतरे, आप समझिए महत्वपूर्ण, झील के बीच में एक ऊंचे चबूतरे बना है। ऊंचा चबूतरा, उसके चारों ओर क्या है? झील है, पानी है, पानी है। यह मकबरा पूर्वकालीन स्थापत्य शैली की पराकाष्ठा और नवीन शैली के प्रारंभ का द्योतक है। इससे पहले जो शैलियाँ चल रही थी उसकी पराकाष्ठा किसमें होती है? शेर शाह के मकबरे में, और यहाँ से नई शैलियों का जन्म होता है। इस मकबरे के बारे में कहा जाता है तुगलक शासकों के काल की सादगी और शाहजहां के समय के स्त्रीत्व प्रधान सौंदर्य के बीच की कड़ी इसको माना जाता है। यह तो हो गया सासाराम में शेर शाह के मकबरे के बारे में। शेर शाह के और स्थापत्य हैं। पुराने किला में किला एक कोहना मस्जिद है, शेर मंडल है, शेरगढ़ है, रोहतासगढ़ का किला है ना, और पटना नगर है। इन सबको समझने के लिए अभी इसी पेपर में जो हम लोग 2003 का कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 7 का
जो हम लोगों ने बात की है उसको आप देख लीजिए, गवर्नमेंट स्टडी सेंटर में जाइए उसकी प्लेलिस्ट पर, और टीजीटी 2003 के जो पहला पार्ट है उसे क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, तो संपूर्ण स्थापत्य जो शेरशाह द्वारा निर्मित करवाया गया था, शेरशाह कालीन है, आपको मिल जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर है 43 है, नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हुआ। नंबर 1, राज्य संरक्षण नहीं दिया गया। नंबर 2, वहाँ विद्वान उदासीन रहे। नंबर 3, भारत में बौद्ध धर्म विलीन हो गया। नंबर 4, विद्वान आपस में अर्थहीन वाद विवादों में उलझे रहे। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन विश्वविख्यात विश्वविद्यालय जो गुप्तकालीन शासक थे कुमार गुप्त द्वारा निर्मित करवाया गया था। तो सभी जो है शासक उसको उस विश्वविद्यालय के लिए कुछ गांव का कर निर्धारित कर देते थे। इस गांव का जो टैक्स मिलेगा, कर मिलेगा, वह इस विश्वविद्यालय के ऊपर खर्च होगा, अपना रोजमर्रा के काम निपटाएगा, जो भी उसके खर्चे होंगे उसी से चलेंगे। और बाद में जो पाल शासकों के समय आते हैं तो विक्रमशिला महाविद्यालय फेमस होने लगता है। और उसके बाद आप आइए तो बख्तियार खिलजी के समय में उसने तो उसको जला ही दिया था। इस तरह से शुरू में उसको राजकीय प्रश्रय मिला, उसको पैसा मिलता गया राज्य की ओर से। बाद में राज्यों ने उसको ध्यान नहीं दिया और राजकीय प्रश्रय के अभाव में, राज्य संरक्षण नहीं मिल पाने के अभाव में इसका अंत हुआ। इसलिए विकल्प 1 सही है। आइए इसको देख लेते हैं। प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त हुमायूं शाह के अनुसार सक्रादित्य, इसी उपाधि है, द्वारा की गई। गुप्त वंश के पतन के बाद आने वाले शासकों ने इसकी समृद्धि में योगदान दिया। हर्ष के काल में 100 ग्राम दान से इसका खर्च चलता था। प्रारंभ में पालों ने संरक्षण प्रदान किया, किंतु बाद में वे नालंदा के स्थान विक्रमशिला को राजकीय संरक्षण देना प्रारंभ कर दिए। और 1199 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे जलाकर पूर्णतः नष्ट कर दिया। कहते हैं वहाँ पर इतनी पुस्तकें रखी हुई थी, कई महीनों तक आग की लपटें पुस्तकों के जलने से निकलती रही। समझ रहे हैं कितना महान विद्यालय था, कितनी अधिक पुस्तकें वहाँ पर थी। इस तरह से राजकीय संरक्षण के अभाव तथा विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के फलस्वरूप नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हुआ। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 43 है, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार किस सन में पृथक होकर एक अलग राज्य बना? बंगाल से बिहार कब पृथक राज्य के रूप में अलग हुए? विकल्प 1 1930, विकल्प 2 1936, विकल्प 3 है 1940, विकल्प 4 है 1943। हुआ क्या था कि 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया न, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। फिर जब वहाँ पर आंदोलन शुरू हुए तो 1911 में घोषणा की गई, इसको एक साथ लाते हैं। फिर 1912 में उड़ीसा और बिहार राज्य बना। फिर वही 36 में जाकर के अलग अलग पृथक राज्य बने, इसलिए विकल्प 2 36 इसमें 1936 इसमें सही है। समझ रहे हैं। आइए देख लेते हैं। 1905 के बंगाल विभाजन के विरुद्ध बढ़ते आंदोलन को कम करने तथा शांति स्थापित करने के लिए 1911 में ब्रिटिश हुकूमत ने विभाजन को समाप्त करने का निर्णय लिया। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने बिहार और उड़ीसा के अलग प्रांत बनाने की घोषणा की। 12 दिसंबर 11 को 22 दिसंबर 1912 को बिहार और उड़ीसा, ये पूरा प्रांत, बिहार और उड़ीसा प्रांत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार और उड़ीसा प्रांत बन गया। ठीक। फिर आइए 1 अप्रैल 1936 को भारत सरकार की घोषणा के बाद बिहार और उड़ीसा या उड़ीसा पृथक पृथक प्रांत बन गए 1 अप्रैल 1936 में। प्रश्न हमारा यहीं से था। समझ रहे हैं। इस तरह से हम लोगों ने जो है अभी तक यूपी टीजीटी में वर्ष 2001 और 2003 की जो परीक्षा हुई थी उसके प्रश्नों पर परिचर्चा कर लिए हैं। आज जो है वर्ष 2003 का शुरू हुआ, आगे 2004 में जो परीक्षा हुई थी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग देखिए
इन प्रश्नों को करते तो रहिए ही, साथ में आपके जो नोट्स हैं, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक हैं, उसका रिवीजन भी जारी रखिए। बार 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 रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन ही एक ऐसा मंत्र है जो आपको कन्फ्यूजन से दूर ले जाएगा, सटीकता से उत्तर लगाने में मदद करेगा और आपकी सफलता की गारंटी बनेगा। समझ रहे हैं? आप लोग जो है गैमेट स्टडी सेंटर को फॉलो कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ में अन्य जो भी सामाजिक विज्ञान में इतिहास और सिविक्स पढ़ते हैं उनको भी प्रेरित करिए। गैमेट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक देख करके लाभ प्राप्त करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।